जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है अनुराग पांड्या और आप मेरा चैनल देख रहे हैं चाणक्य बुकलेट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फेमस असैसिनेशन अटेम्प्ट इस्माइल हानिया का, जो कि हमास के लीडर थे और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं फ़लस्तीन के। इनको असैसिनेट किया गया और मुस्लिम वर्ल्ड के लिए बहुत ज़्यादा एक शॉकिंग न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा एक सैड न्यूज़ भी है। और इसको बहुत कब से प्लान किया जा रहा था और इसराइल ने इसको कैसे अटेम्प्ट किया, इसको कैसे अटैक किया, हम इस पे बात करेंगे। और इससे पहले इसराइल और अमेरिका ईरान के अंदर कितने असैसिनेशन अटेम्प्ट कर चुका है, इस पर भी हम डिटेल से बात करने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज के इस वीडियो को। दोस्तों, अगर हम आज से पहले तकरीबन 4.5 ईयर्स पहले 3 जनवरी 2020 को, यानी कोविड वाले ईयर के स्टार्ट में, एक ईरान के बहुत फेमस लीडर, बहुत फेमस फाइटर वॉरियर या फिर उनकी मिलिट्री ऑफिसर, बहुत फेमस मिलिट्री ऑफिसर कासिम अल सुलेमानी को असैसिनेट कर दिया गया था अमेरिकन फोर्सेस की तरफ से। कासिम अल सुलेमानी के बारे में अगर हम कुछ बातें डिस्कस करें तो सबसे पहली बात तो ये देखने में आई थी कि उनको बहुत ज़्यादा लोगों की सपोर्ट हासिल थी, पीपल सपोर्ट बहुत ज़्यादा थी। और वो ईरान की तमाम यूथ के लिए एक बहुत पॉजिटिव इमेज और एक रोल मॉडल के तौर पे काम कर रहे थे। जो ईरानियन मिलिट्री है उसमें इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड था और इन्होंने बहुत ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड की थी जो कि एक लेजेंडरी सर्विसेज थी ईरानियन साइड से। ईरानियन डिप्लोमेट्स को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था और ईरानियन यूथ के लिए ये एक रोल मॉडल के तौर पर सामने आए थे। और सबसे बड़ी बात ये कि सीरिया में जो लड़ाई हो रही थी, जहाँ पे अमेरिकन आर्मी फाइट कर रही थी, वहाँ पे भी गवर्नमेंट के ऑपोजिट कंसीडर किया जा रहा था कि जो लोग फाइट कर रहे हैं वो गवर्नमेंट के ऑपोजिट है। जो सिविल वॉर में सीरियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं, वो उनको वहाँ के लोकल्स ये समझते थे कि ये दंगा फसाद करवा रहे हैं, इसमें आम जनता का कोई रोल नहीं है। तो इसलिए उन्होंने वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था बशार उल असद को, और ये काफ़ी रोल मॉडल के तौर पे सामने आए थे यूथ के लिए, ईरानियन यूथ के लिए और मुस्लिम वर्ल्ड के लिए भी, ख़ास तौर पे जो शिया कम्युनिटी है मुस्लिम वर्ल्ड की, उनके लिए भी। तो इनको असैसिनेट कर दिया गया। और कुछ लोगों ने इसको इस तरह भी मीडिया में शो किया। मैं इसकी डायरेक्टली बात वेस्टर्न मीडिया से ही करूँगा, क्योंकि वेस्टर्न मीडिया एक तो अमेरिकन ट्रूप्स ने इसको किल करने के, इनको असैसिनेट करने के बाद ये एक्सेप्ट किया था। और काफ़ी ईरानियन जो स्टेक होल्डर्स वगैरह थे वो उस पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वक्त रोते हुए भी नज़र आए थे। और जब इसको एक्सेप्ट किया गया था उसके बाद वेस्टर्न मीडिया के कुछ चैनल्स ने ये भी कहा था कि इसके पीछे भी ईरान के ही कुछ स्टेक होल्डर्स या वीआईपी पर्सनस का हाथ है, क्योंकि वो ये समझ रहे थे कि ये बाद में एक डिक्टेटर के तौर पर सामने आ सकते हैं, क्योंकि यूथ इनको बहुत ज़्यादा लाइक कर रही थी, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी, तो इसलिए भी उनका हाथ है। और अगर हम अगले असैसिनेशन अटैम्प्ट की तरफ जाएं तो सेम ईयर में नवंबर 2020 में ईरान के कुछ साइंटिस्ट थे, न्यूक्लियर साइंटिस्ट। उनमें से एक बहुत फेमस साइंटिस्ट थे जिन्होंने ईरान को स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट किया था। और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी अगर आप जानते हो तो ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि ड्रोन को भी डॉज कर जाती है। यानी अगर आपने किसी बॉम्ब पे ड्रोन लगा दिया और टारगेट की तस्वीर पुट कर दिया तो वो उसी टारगेट को अटैच करेगा। अगर टारगेट अपनी जगह चेंज करता है तो ड्रोन भी अपनी जगह चेंज कर लेगा। तो इसको डॉज करने वाली एक टेक्नोलॉजी थी जिसको स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का नाम दिया जाता है। तो ईरान के बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे जो कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी अचीव कर चुके थे और बाद में आगे मज़ीद न्यूक्लियर अचीवमेंट्स की तरफ थे, तो उनको भी किल कर दिया, असैसिनेट कर दिया गया था नवंबर 2020 सेम ईयर में। उसके बाद जो नेक्स्ट हाई प्रोफाइल केस देखने में आया था वो इस मई में, इस ईयर के यानी 2024 मई में देखने में आया था इब्राहिम रईसी का। इसको बहुत सारे लोगों ने एक एक्सीडेंटल या डेथ करार दिया कि उनका जो हेलीकॉप्टर था वो क्रैश कर गया किसी गलती की वजह से, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको ओपनली एक्सेप्ट किया गया बहुत अमेरिकन सोर्सेज से, और बहुत ओपनली इसको एक्सेप्ट किया गया कि ये हमारे टारगेट में थे। इब्राहिम रईसी जो कि एक सुप्रीम लीडर की हैसियत रखते थे ईरान के लोगों के लिए।
उसके बाद अगर हम देखें तो ये रिसेंटली जो केस आया इस्माइल हानिया का, जिनको असैसिनेट किया गया, अनफॉर्चुनेटली ये काफ़ी देर से टारगेट में थे और इनका जो सारी लाइफस्टाइल थी वो बहुत ज़्यादा इजराइल के अगेंस्ट रही थी। ये पैलेस्टीनियन कम्युनिटी के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं पैलेस्टाइन के, और इन्होंने काफ़ी अपनी ज़िंदगी का काफ़ी टाइम जो वो कतर में स्पेंड किया है, और इन्होंने एक रोल प्ले किया है अरब्स और इसराइल के दरमियान निगोशिएशन करवाने का। बहुत सारी बातें हैं जो यहाँ पे खुलकर डिस्कस नहीं की जाती, लेकिन बहुत ज़्यादा इनका रोल प्ले था, और इनकी जो साइड थी वो अरब्स की तरफ ज़्यादा थी। और जो इन्होंने सबसे ज़्यादा जो बड़ा काम किया था जिसकी वजह से पैलेस्टाइन के काफ़ी हीरो के तौर पर सामने आ रहे थे, वो यही था कि पैलेस्टाइन की एक आर्मी या जो डिफेंसिव फोर्स है, जो फाइटिंग विंग है जिसको हमास का नाम दिया जाता है, उनके ये लीडर थे, और काफ़ी ज़्यादा असला वगैरह भी उनको प्रोवाइड करते थे। और इस वजह से इसराइल का काफ़ी देर से, काफ़ी समय से ये टारगेट पर थे और इनको टारगेट किया गया। जब ये पैलेस्टाइन के प्राइम मिनिस्टर थे, और उसके बाद भी जो कॉन्फ्लिक्ट जितनी देर तक चल रहा है, वॉर सिचुएशन इसराइल पैलेस्टाइन में, तो वॉर की सिचुएशन है काफ़ी देर से, अक्टूबर से, तो उसके बावजूद ये उसको वहाँ पर असैसिनेट नहीं कर सके। जितनी इसराइल फोर्सेस थी वहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें टनल्स के केसेस देखने में आ रहे थे, बहुत ज़्यादा हिडन केसेस देखने में आ रहे थे। हॉस्पिटल में भी कुछ लोगों का मानना है कि कुछ लोगों ने वहाँ पर असाइलम के तौर पे रह रहे थे, छुप के रह रहे थे। तो इनका वेट ये किया जा रहा था इसराइल फोर्सेस की जानिब से कि ये कब किसी ऐसी जगह पे मूव हो जहाँ पे हमारा एक ईजी टारगेट हो। तो ईरान की जो सिक्योरिटी है वो अपने में तो बहुत ज़्यादा इवेल्यूएट की जाती है, अपने आप को बहुत ज़्यादा एलेबोरेट किया जाता है, अपने आप को बहुत ज़्यादा वो खुद से ही पंप करते हैं कि माना कि हमारी कंट्री ऐसी है कि हम लोग इंडिया से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे डील कर रहे हैं, चाइना में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि इंडिया और ईरान के दरमियान एक चाबहार पोर्ट पे एक एग्रीमेंट हुआ है जिसमें बहुत ज़्यादा जॉब्स और मिलियंस ऑफ डॉलर्स के इंस्ट्रक्शंस और उसके इन्वेस्टमेंट भी है लोगों के, बहुत सारे उसमें जॉब के भी पर्पसेस हैं वहाँ पे। तो काफ़ी कंट्रीज़ में मतलब ईरान इन्वॉल्व है, तो जो कि अमेरिका को काफ़ी बात खटकती थी, और अमेरिका के साथ साथ ये इज़राइल को भी काफ़ी चीज़ बुरी लगती थी कि ये पैलेस्टाइन के सपोर्ट कंट्री है, और इसको इतनी ज़्यादा अगर ग्रोथ मिल गई तो ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा लॉस का बाइस बन सकती है, लॉस की वजह बन सकती है। तो उसके बाद जब हमने ये देखा कि ये भी कंट्री जब आगे ग्रो करना शुरू होगी तो ये उसके टारगेट पे थे। उसके बाद जब वन ऑफ द टॉप इवेंट्स ईरान में थे, सुप्रीम लीडर की जिसे हम यहाँ पे कहते हैं ओथ टेकिंग सेरेमनी थी ईरान में, वहाँ पर सिक्योरिटी भी बहुत टॉप क्लास सिक्योरिटी थी। और अनफॉर्चुनेटली ईरान की सिक्योरिटी यहाँ पे बैडली कोलैप्स की है, और वर्स्ट इवेंट है ईरान की हिस्ट्री का कि अगर कोई आपके पास एज अ गेस्ट आए और आपकी टॉप की सेरेमनी में आए और वो वहाँ पर असैसिनेट कर दिया जाए अपोजिट फोर्सेस की जानिब से, तो ये एक बहुत वर्स्ट सिनेरियो होगा। इसमें अभी तक सऊदी अरब ने किसी भी किस्म की कोई स्टेटमेंट इशू नहीं की, जो कि एक ईरान भी मुस्लिम कंट्री है और सऊदी अरब भी बहुत मुस्लिम वाइड मुस्लिम कंट्री है, और सबसे ज़्यादा अगर मुस्लिम कंट्रीज़ का हेड जिसे कहा जाए तो वो सऊदी अरब ही है। उनकी तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट कंडेमनेशन भी नहीं आई, ये भी एक बड़ी एक अनफॉर्चुनेट बात है। इवन कि अभी इंडिया की तरफ से भी ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट इशू नहीं की गई, और पाकिस्तान की तरफ से तो जैसी हमेशा स्टेटमेंट आती है कि थोड़ी सी वन साइड और थोड़ी सी वन साइड इधर हो जाए, तो वो वाली स्टेटमेंट तो कोई वर्थ नहीं रखती। हाँ, तुर्की ने ज़रूर इसको, तुर्की कम्युनिटी ने इसको काफ़ी ज़्यादा कंडेम किया, और जो नए सुप्रीम लीडर ईरान के इलेक्ट हुए हैं उन्होंने बाकायदा रिवेंज का एक सिंबल भी शो किया कि हम इसका बदला लेंगे, ज़रूर लेंगे। तो अभी इंडिया की यहाँ पे स्टांस यही है कि इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा ख़ुद को न्यूट्रल रखे और दोनों साइड्स पे अपना कोई ख़ास कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इन्वॉल्वमेंट शो ना करे। अदरवाइज़ ये इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा लॉस का बायस बन सकता है, क्योंकि इंडियंस बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं हर जगह पे जाके, स्ट्रगल करते हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो इंडियंस इतने ज़्यादा किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व ना हो।
अगर कोई इंडियन इन्वॉल्व पर्सनली या इंडिविजुअली भी होता तो उसको भी थोड़ा सा न्यूट्रल रहना ही चाहिए, ताकि इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर सके और इंडिया किसी कॉन्फ्लिक्ट में इंक्लूड ना हो। अभी देखिए जैसे पाकिस्तान के कुछ आजकल केसेस देखने में आ रहे हैं कि उनके वीज़ाज़ वगैरह को बंद किया जा रहा है काफ़ी बेसिक कंट्री से, जहाँ पे वो एज अ लेबर जाके जॉब करते थे, इवन सऊदीया से और इवन दुबई से। तो इंडिया को इन सब साइट पर न्यूट्रल रहना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। हैव अ नाइस डे।